So today we are going to start our unit 4 conversation analysis for your course code 6001 discourse analysis. So जब भी हम अपनी सोशल लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, हम ऑलरेडी इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज भी एज सोशल प्रैक्टिस है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हम अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों को गाइड करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, टू अपोलोजाइज, टू कन्विंस एंड ऑब्वियसली टू शेयर एक्सपीरियंसेस। और ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम परफॉर्म करते हैं तो we perform them through conversations. So when we converse with other people, that is basically, or we communicate with other people, though that occurs in conversations. So discourse analysis की वो methodology या वो method जो basically focus करता है conversations को analyze करने पे, that is known as conversation analysis. तो जितने भी रीजंस के लिए लोग जो हैं वो कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। और इन्हीं कन्वर्सेशंस के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को, सक्सेस, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब हर चीज़ को हम कन्वर्सेशंस में ही विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। यस तुबा, यू आर राइट। सो जो कन्वर्सेशंस होती हैं उन्हीं में अगर हमने कोई अपनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अफेयर्स को डिस्कस करना हो, रिलीजियस अफेयर्स को डिस्कस करना हो, कोई फ़िलासफ़ीज़, आइडियोलॉजीज़ कुछ भी डिस्कस करना हो, तो अगेन दैट टेक्स प्लेस इन कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है, अब अगर हम उसको अप्रोच या मेथोडोलॉजी के तौर पे लें तो ये डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर एक अप्रोच है या मेथोडोलॉजी है जो हार्वे सैक्स ने और एमैनुअल शेगलॉफ ने और गेल जेफरसन ने 1960s और 70s में डेवलप की थी। यानी 3 स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये अप्रोच डेवलप की थी। हार्वे सैक्स, एमैनुअल शेगलॉफ और गेल जेफरसन ने कब डेवलप की थी? 1960s और 70s में। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप बहुत रिगरस तरीके से, यानी बहुत थॉरोली, कंप्लीटली, बहुत एफर्ट के साथ, बहुत डिटेल के साथ और एक बाकायदा सिस्टमैटिक वे में, सिस्टम के साथ, अब्रप्टली या हौज पौज वे में नहीं, बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो नेचुरली अकरिंग कन्वर्सेशंस होती हैं उनको एनालाइज करते हैं। यानी क्रिएटेड कन्वर्सेशंस नहीं, जैसे ड्रामास फिल्म्स में होती हैं स्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस, वैसी नहीं, जो नेचुरली अकर होती हैं खुद ब खुद से, नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशंस में जो कन्वर्सेशंस होती हैं उनको एनालाइज करती हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच और मेथड। अब सीए का यानी कन्वर्सेशन एनालिसिस का स्कोप क्या है? ऑब्वियसली मेन स्कोप तो इसका क्या है? स्पोकन डिस्कोर्स। रिटन डिस्कोर्स इसके पैरामीटर्स में नहीं आता, बिकॉज एज द वर्ड सजेस्ट कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशंस तो स्पोकन ही होती हैं। सो प्राइमरीली ये किस चीज़ के साथ डील करती है? स्पोकन डिस्कोर्स के साथ। और नेचुरली अकरिंग जो टॉक्स होती हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल टॉक्स हों, पॉलिटिकल स्पीचेस हों, मीडिया जॉनरास हों, इंटरव्यूज़ हों, टॉक शोज़ हों, फोकस ग्रुप्स हों, पैनल डिस्कशंस हों, या कहीं किसी मार्केट में होने वाली कन्वर्सेशन हो या घर में होने वाली कन्वर्सेशन हो, इन सब को एनालाइज करने के लिए हम कन्वर्सेशन एनालिसिस के मेथड को डील करते हैं। अब इसकी जो जॉनराज में सबसे पहले तो ऑब्वियसली नेचुरली टॉक आ गई। अब सीए जो है वो किस पे फोकस करता है कि आप जो मटेरियल एनालाइज करें, यानी जो टेक्स्ट आप एनालाइज करें, वो अनस्क्रिप्टेड होनी चाहिए, एक फ्लूइड इंटरेक्शन होनी चाहिए इंटरलोक्यूटर्स यानी बात करने वालों के दरमियान, और एनालिस्ट जो है वो उस कन्वर्सेशन को ट्रांसक्राइब कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं, या पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। और डिटेल कन्वेंशंस का मतलब ये कि आप इस तरह के अपने पास जो है वो रूल्स बना लेते हैं जिनसे आप राइटिंग में
वो जितने भी चीज़ें हुई हैं कन्वर्सेशन के दौरान के पॉजेज, इंटोनेशन, ओवरलैप्स, जो कुछ भी है, आप इवन राइटिंग में उनको नोटेट कर सकें कि हाँ यहाँ पे पॉज था, यहाँ ये चीज़ थी, यहाँ वो चीज़ थी, यानी इन राइटिंग आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें जब आप उस कन्वर्सेशन के नोट्स बना रहे हों। अब वो जो कन्वर्सेशंस होती हैं उनमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स जो कन्वर्सेशंस को स्टार्ट करते हैं और वो पार्टिसिपेंट्स भी जो उन कन्वर्सेशंस को क्लोज करते हैं। अब जब कन्वर्सेशंस होती हैं तो उनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं और कुछ सीक्वेंसेस होते हैं और उनके अंदर टर्न टेकिंग भी होती है। हर कन्वर्सेशन की कुछ ना कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो सीए जो है वो उसको एग्जामिन करता है। उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अंदर टर्न टेकिंग कैसे हो रही थी, किन किन पैटर्न्स और रूल्स के अंडर वो जो टर्न टेकिंग है वो हो रही थी, उसको स्टडी करता है। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं अटरेंसेस की सेंस कैसे मेक करते हैं, यानी उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ओपनिंग्स, क्लोजिंग्स और टॉपिक शिफ्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं उस कन्वर्सेशन में, इन सब चीज़ों को जो सीए का जो एनालिस्ट है वो स्टडी करता है। ये जो अप्रोच है ये डाटा सेंटर्ड है। आपका सारे का सारा फोकस जो है वो उस ऑब्जर्वेबल कन्वर्सेशनल डाटा पे होता है जिसको आप रिकॉर्ड कर सकें। यानी जो कुछ आप सुन रहे हैं वो आप नोट डाउन करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो सारे का सारा फोकस आपको अवेलेबल डाटा के ऊपर होता है। एक्सटर्नल एलिमेंट्स जैसे सोशल रोल्स, आइडेंटिटीज़, बिलीव्स, कल्चरल फैक्टर्स, उनको आप इग्नोर कर देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो आपको सुनाई दे रही है। हाँ, अगर कोई पार्टिसिपेंट खुद उनका जिक्र करे कन्वर्सेशन के अंदर तब तो आप उसको एनालाइज करते हैं। अगर डायरेक्टली ओपनली उसको मेंशन ना किया जाए तो फिर आप सोशल फैक्टर्स को अपने एनालिसिस में, आइडेंटिटीज़ को अपने एनालिसिस में या बिलीव्स को अपने एनालिसिस पे इंक्लूड नहीं करते। आप सिर्फ उस पे फोकस करते हैं जो ओपनली कहा गया है। ऑलराइट, अभी इट्स प्रेयर टाइम, सो वी विल टेक अ पॉज and we will. So we were at data centered approach, that conversation analysis focuses entirely on the data available and doesn't go beyond the data. Then it is closely related to ethnomethodology that comes from ethnographic studies. So ethnomethodology is the study of social order based on concrete actions rather than abstract theories. So ethnomethodology में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? सोशल ऑर्डर को, जब वो कंक्रीट एक्शंस की फॉर्म में हमारे सामने हो। हम थेरीज या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे फोकस नहीं करते बल्कि प्रैक्टिकल एक्शंस पे फोकस करते हैं। अब जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ उसी सूरत में रेलेवेंट होते हैं एथनोमेथोडोलॉजी के एनालिसिस में जब पार्टिसिपेंट्स खुद उनकी बात करें या उनके बारे में अपनी कन्वर्सेशन के अंदर उनको इंक्लूड करें। अदरवाइज कन्वर्सेशन एनालिसिस में हम उनको इंक्लूड या इन्वॉल्व नहीं करते। अब किसी भी डिस्कोर्स के अंदर जो है सीए, अब सीए के ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म किया जाता है एज अ मेथोडोलॉजी? ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि सीए में जब एनालिसिस किया जाता है तो सोशल रियलिटीज़ को, जेंडर बेस्ड कन्वर्सेशनल डोमिनेशंस को, इसी तरह से और जितने भी हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं जो हमारी टर्न टेकिंग और इस तरह के बाकी सारे डायनामिक्स पे असरअंदाज होते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ डाटा पे फोकस किया जाता है। अब जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो ये डिफरेंस भी हाईलाइट करते हैं कि मिक्स्ड जेंडर और सेम जेंडर इंटरेक्शंस जो होती हैं उनमें हमेशा एक डिफरेंस होता है, ना सिर्फ लैंग्वेज चॉइसेस में बल्कि टर्न टेकिंग मैकेनिज़म्स में और टॉपिक स्विच या शिफ्ट के मैकेनिज़म्स में भी एक डिफरेंस होता है। प्रायोरिटीज़ में डिफरेंस होता है, जो टॉपिक्स डिस्कस किए जा सकते हैं और नहीं किए जा सकते उनमें भी डिफरेंस होता है, जबकि सीए इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। अब उसके जवाब में जो सीए को जो लोग डिफेंड करते हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ उसी सूरत में रेलेवेंट होते हैं एनालिसिस के लिए जब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस कन्वर्सेशंस के वो खुद इनका जिक्र करें। अगर वो खुद इनका जिक्र नहीं कर रहे या उनको रेलेवेंट नहीं बना रहे तो फिर सीए भी इनके बारे में या इनको अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करता। फिर जो एम्पिरिसिज्म है सीए का, यानी ये एक एम्पिरिसिज्म होता है जो वो चीज़, वो स्टडी जो प्रैक्टिकल हो,
यानी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हो। अब जाहिर बात है सीए जो है वो एम्पिरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, यानी प्रैक्टिकली जो चीज़ हो रही हो रियल वर्ल्ड में उसी को ही हम डाटा मानते हैं, कन्वर्सेशन जो एक्चुअली हो रही हो। तो सीए का जो बेस होती है वो एक ऐसे डाटा के ऊपर बेस्ड होता है कि जो वेरीफिएबल हो, जिसको आप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस की बेस पे वेरीफाई कर सके, क्योंकि हम कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं चाहे रिटन फॉर्म में हो चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो। तो जैसे एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो माइक्रोस्कोप को यूज़ करता है, वैसे ही सीए कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है और फिर उनको माइन्यूटली एनालाइज करता है। सो सीए जो है जो एनालिसिस है यानी कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है वो उन हिडन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है जो टॉक के अंदर मौजूद होते हैं और जिनको दूसरे मेथड्स में अंडरस्टैंड करना या फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम कन्वर्सेशंस का बहुत माइन्यूटली और बहुत बारीकी से जायज़ा लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं सीए के अंदर। तो जो इसकी एम्पिरिकल नेचर है वो उसके एडवांटेजेस में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर एक जो स्ट्रेंथ है सीए की वो क्या है कि ये हमारी जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है कन्वर्सेशंस की और जो टर्न टेकिंग के मैकेनिज़म्स हैं उनकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उनको एनहेंस करता है, क्योंकि पूरे का पूरा जो एनालिसिस है वो कन्वर्सेशंस पे फोकस्ड होता है। तो कन्वर्सेशंस में एम्पिरिसिज्म एक्सपेरिमेंट से निकला है। एम्पिरिकल एविडेंस यानी वो एविडेंस जो आपको एक्चुअली रियल में मिले। अब कन्वर्सेशंस एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स आप लैब एक्सपेरिमेंट्स की तरह तो नहीं होते ना। सोशल साइंसेस के लिए जब हम एम्पिरिकल डाटा या एक्सपेरिमेंट बेस्ड डाटा की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो डाटा जो रियल लाइफ में एक्चुअली हो रहा हो चीज़ उस पर बेस्ड हो। तो कन्वर्सेशन एनालिसिस एक ऐसे डाटा पे बेस्ड है जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जो कन्वर्सेशंस होती हैं वाकई में होती हैं, असल में होती हैं, प्रैक्टिकली। तो हमारे पास जो भी डाटा होता है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है या रियल होता है या फैक्ट बेस्ड होता है। वो किसी ने खुद से अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया हुआ होता, एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रहा होता है। तो एम्पिरिकल वो चीज़ होती है जो एक्सपेरिमेंटेड हो, यानी जिसको आप प्रैक्टिकली करके देखें। दैट इज़ व्हाट इज़ एम्पिरिसिज्म। तो एम्पिरिसिज्म हमें सीए मेथड में बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि ये एक प्रैक्टिकल डाटा एनालिसिस का मेथड है जो प्रैक्टिकल रियल में होने वाली कन्वर्सेशंस को डील करता है, यानी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल मेथड है। सो आई होप तो भाई ये आपको क्लियर हो गया होगा। ज़ाहिर है एग्जैक्ट लैब वाले एक्सपेरिमेंट जितना एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है, लेकिन जितना सोशल साइंसेस में पॉसिबल है उतना एक्सपेरिमेंटल है। ओके, अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ्स सीए की। तो सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और टर्न टेकिंग के जो मैकेनिज्म है कन्वर्सेशंस के या टॉक्स के, उनको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर जो रियल लाइफ इंटरेक्शंस की जो कम्प्लेक्सिटी होती है कि वो कितनी कम्प्लेक्स होती हैं, वो बिल्कुल सीधी और लीनियर नहीं होती, उनमें बहुत कम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी ये बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करता है। और हमारे पास ऑथेंटिक डाटा होता है, रियल वर्ल्ड का असल डाटा होता है, हमने कहीं से खुद से या जो एनालिस्ट है उसने खुद से क्रिएट किया हुआ या किसी का इमेजिनरी डाटा नहीं लिया होता। फिर जो डिटेल ट्रांसक्रिप्शन होती है वो हमें बारीकी से एनालाइज करने का जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम कोई भी डिटेल फिर जो है एनालिसिस करते हुए डाटा की मिस नहीं करते। हम ना सिर्फ लिंग्विस्टिक फीचर्स को एनालाइज करते हैं बल्कि हम पैरा लिंग्विस्टिक फीचर्स को भी एनालाइज करते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, टोन, हर फीचर जो है वो एनालाइज हो जाता है कन्वर्सेशन का, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में उस डाटा को ट्रांसक्राइब किया होता है। देन मेथडोलॉजिकल रिगर भी है, इसमें रिगर होता है किसी चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से करना। अब सीए जो है वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और रेप्लिकेबल मेथडोलॉजी को फॉलो करता है। रेप्लिकेबल यानी जिसको आप दोबारा भी यूज़ कर सके, यानी एक कन्वर्सेशन एनालिसिस पे जो मेथडोलॉजी अप्लाई होती है वो दूसरे कन्वर्सेशन एनालिसिस पे भी अप्लाई हो सकती है। इसमें हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टर्न टेकिंग, स्ट्रक्चरल रेगुलरिटीज़, मीनिंग निगोशिएशंस,
इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो इसलिए रिलायबल होती हैं क्योंकि हम नेचुरली अक्रिंग डाटा को स्टडी कर रहे होते हैं। एक दफ़ा हम किसी कन्वर्सेशंस का एनालिसिस करते हैं, दोबारा किसी जगह बैठ के दोबारा कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करके फिर एनालाइज कर सकते हैं, तीसरी दफ़ा फिर कर सकते हैं, और फिर हर दफ़ा के जो हमारे पास डाटा आता है उसकी फाइंडिंग्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या वाकई ही ये पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या ये स्ट्रक्चरल रेगुलरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, या ये मीनिंग निगोशिएशंस हो रही हैं या नहीं। फिर जो इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस है सीए की, कि इसको आप लिंग्विस्टिक्स में भी कन्वर्सेशंस को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स में भी, कम्युनिकेशन स्टडीज़ में भी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि इन सारी फील्ड्स में ही कन्वर्सेशंस का एनालिसिस किया जाता है। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी नेचर होने की वजह से भी इसकी जो क्रेडिबिलिटी है इस मेथड की या इस अप्रोच की, वो ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। The methodology links we have already done, so that's just repetition. Then turn taking mechanism. टर्न टेकिंग नॉर्मली हमें बहुत इजी सी सिंपल सी लगती है कि एक बंदा बोलता है, वो अपनी बात ख़त्म करता है, तो दूसरा बोलता है, वो अपनी बात ख़त्म करता है, तो मे बी अगर 5-6 लोग हों तो फिर तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा। लेकिन रियल कन्वर्सेशंस में ऐसा होता नहीं है। रियल कन्वर्सेशंस में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यूजली एक पर्सन जो होता है वो, या दो पर्सन्स जो होते हैं वो पूरी कन्वर्सेशंस में डोमिनेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं दे होल्ड द फ्लोर। फिर बीच में अक्सर लॉन्ग साइलेंसेस भी आ जाती हैं, फिर ओवरलैप्स भी होते हैं जिसमें 3-4 लोग इकट्ठे बोलना शुरू कर देते हैं, फिर बीच में से कुछ रुक जाते हैं और कुछ अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। फिर समटाइम्स जो हैं वो फिर हमने ये भी उसमें एनालाइज करना होता है कि जब ये ओवरलैप्स आते हैं तो पार्टिसिपेंट्स उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, कौन है जो फिर अपना टर्न जारी रखता है और कौन है जो फिर खामोश हो जाते हैं, और किस तरह से लोग जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन अब खामोश हो जाएगा और कौन बात करना जारी रखेगा, किसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है बोलने का, किसको कम टाइम दिया जाता है बोलने का। जब टॉपिक शिफ्ट होता है कन्वर्सेशन का तो कौन टॉपिक्स को शिफ्ट करता है और कौन उसको फॉलो करता है, उसके डिसीजंस को। ये सब मैकेनिज्म्स जो हैं ये कन्वर्सेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और टर्न टेकिंग मैकेनिक्स को या उसके मैकेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो वो इतने सिंपल नहीं होते जितना हमें अपेरेंटली लगता है। फिर लोकली मैनेज जो टॉक्स होती हैं, दैट मीन्स के जो टॉक होती है वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही उसको मैनेज कर रहे होते हैं, कहीं बाहर से कोई उस कन्वर्सेशन को मैनेज नहीं कर रहा होता। उसके अंदर जो भी पैटर्न्स इमर्ज हो रहे होते हैं वो नेचुरली इमर्ज होते हैं, बाहर से कोई डिक्टेशंस नहीं दी जा रही होती, कोई रूल्स नहीं उसके लिए सेट किए जा रहे होते, कोई एक्सप्लिसिट रूल्स नहीं होते कन्वर्सेशंस के, वो बस नेचुरली डेवलप होती चली जाती हैं। जो तो इसलिए हमारे एनालिसिस का जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि टर्न टेकिंग के रूल्स जो हैं वो असल कन्वर्सेशंस के दौरान कैसे डिसाइड और इम्प्लीमेंट होते हैं, ओपनिंग्स और क्लोजिंग्स कैसे डिसाइड होती हैं, और इस तरह के बाकी जो मैकेनिज्म्स हैं वो एक एक्चुअल कन्वर्सेशन में किस तरह से सेट होते हैं। अब ये जो हमारे जो पायनियर्स थे इस कन्वर्सेशन एनालिसिस के, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसको सैक्स शेगलॉफ जेफरसन मॉडल भी कहते हैं, और इनके मॉडल का एक और नाम भी है, दैट इज टर्न कंस्ट्रक्शनल यूनिट, जिसको वो क्या कहते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अटरेंस, जो फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉज भी हो सकती है, सेंटेंस भी हो सकता है, और एक वर्ड भी हो सकता है जैसे ओके, यस, नो। फिर टर्न ट्रांजिशन, कि एक बंदे का टर्न खत्म होता है फिर दूसरा लेता है, तो ये ट्रांजिशन कैसे होती है। टर्न ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस, ये एक और कंसेप्ट है जो उन्होंने दिया था कि पॉइंट वेयर स्पीकर चेंज अकर, इसको उन्होंने क्या टर्म दी, टर्न ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस की,
कि किस पॉइंट पे एक स्पीकर जो है वो रुक जाता है और दूसरा स्पीकर बोलना शुरू कर देता है। देन टर्न एलोकेशन के रूल्स के एक स्पीकर जो है वो बेसिकली होता क्या है कि जो बोल रहा होता है यूजली वही सिलेक्ट करता है कि अगली बात कौन करेगा, क्योंकि वो अपनी बात जहाँ पे ख़त्म करता है तो वो सामने वाले की तरफ देखते हुए ख़त्म करता है, जिससे वो जवाब एक्सपेक्ट कर रहा होता है या जिससे वो बात कंटिन्यू करना एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब अगर वो स्पेसिफिकली किसी की तरफ देख के बात ख़त्म ना करे तो फिर जो पहले बात शुरू कर दे बस वो बोलता है और बाकी लोग जो हैं फिर उसकी बात सुनते हैं, और यहीं पे फिर ओवरलैप का चांस ज़्यादा होता है कि एक ही वक्त में 2-3 लोग बोलना शुरू कर दें, और फिर ऑब्वियसली जो हायरार्की है वो डिसाइड करती है कि आपने कब बोलना है और कब नहीं बोलना। फिर जो करंट स्पीकर होता है वो भी बोलना जारी रख सकता है जब वो खामोश हो और कोई और बात को कंटिन्यू ना करे या टर्न को पिक ना करे, तो वो पर्सन जो है वो दोबारा से मज़ीद बोलना भी जारी रख सकता है। सो ये जो टर्न टेकिंग के जो रूल्स हैं ये किसी भी तरह से निगोशिएट हो सकते हैं, जिसमें 3 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दी गई हैं। अब ओवरलैप जो है उसके भी अल्टरनेटिव व्यूज़ हैं। कुछ जो स्कॉलर्स हैं जैसे कोर्ट्स और कैमरन हैं वो ये बिलीव करते हैं कि टर्न टेकिंग्स जो हैं वो सपोर्टिव होते हैं, डिसरप्टिव नहीं होते। यानी लोग जब अपनी बारी लेते हैं तो उनका पर्पस सामने वाले को टोकना नहीं होता, बल्कि उसको सपोर्ट करना होता है, उसकी बात को जारी रखना होता है या उसको जवाब देना होता है, यानी उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना होता है। एडेल्स्की जो है उसका ये मानना है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में भी लोग सपोर्टिवली टर्न टेकिंग करते हैं, डिसरप्टिवली नहीं करते। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते हैं कि जब लोग टर्न टेकिंग करते हैं तो बहुत सी दफ़ा उनका पर्पस डिसरप्ट करना भी होता है, यानी सामने वाले को टोकना या रोकना भी होता है या टॉपिक चेंज करना भी होता है। यानी टर्न टेकिंग दोनों तरह से हो सकती है, डिसरप्टिव भी और सपोर्टिव भी। देन एजेसेंसी पेयर्स, इसमें डी साइलेंट है, ठीक है। यानी एजेसेंट पेयर्स वो पेयर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी साथ साथ आते हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस वाइज रिलेटेड रेफरेंसेस होती हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका जो आंसर होगा वो सीक्वेंस वाइज एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ना। कोई भी कन्वर्सेशन होगी उसमें अगर एक पर्सन कोई क्वेश्चन करेगा तो ऑटोमेटिकली टर्न टेकिंग में जो उसका आंसर होगा वो पहले आएगा। फिर ग्रीटिंग और रिस्पॉन्स, यानी अगर कोई ग्रीट करेगा कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप, घर वाले कैसे हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली उसके जवाब में उसका रिस्पॉन्स ही आएगा। फिर अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट के जवाब में रिक्वेस्ट मानी गई नहीं मानी गई ऑब्वियसली वो उसके फ़ौरन बाद आएगा। तो इससे क्या होता है कि कन्वर्सेशंस के अंदर ना सिर्फ कोहेरेंस आती है बल्कि मीनिंग मेकिंग भी ईजी हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्सेशंस के अंदर फॉलो होते हैं। फिर रिपेयर मैकेनिज़म्स भी होते हैं कि समटाइम्स कन्वर्सेशंस के अंदर ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती, या एक बंदा बात कर रहा होता है लेकिन बाकी लोग उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते, या बाकी लोगों के पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता, या लोग कुछ और सोचने लग जाते हैं तो वो बात पिक नहीं कर पाते, तो एक गैप आ जाता है कन्वर्सेशन में। तो उसके लिए भी हमेशा हर जगह जहाँ कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं उसके कुछ कॉन्शियस अनकॉन्शियस मैकेनिज़म्स होते हैं जिनसे वो कन्वर्सेशंस जो हैं वो रिपेयर की जाती हैं, जिसमें सेल्फ करेक्शन भी होती है, क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट भी होती हैं कि क्या आपने यही कहा, ये बात ज़रा दोहरा देंगे, ये बात ऐसे तो नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी। तो इससे क्या होता है कि वो जो रिपेयर होती कन्वर्सेशन जो है वो रिपेयर हो जाती है और वापस से फ्लो के साथ चलना शुरू हो जाती है, और उसमें हम इवन रीफ्रेजिंग भी कर देते हैं। फिर लिमिटेशंस क्या हैं सीए की, यानी एज अ मैथडोलॉजी इसके ऊपर कौन कौन सी लिमिट्स हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस मेथड में आप स्टडी नहीं कर पाते और आपको दूसरे मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी ये है कि ब्रॉडर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ये एक्सक्लूड कर देता है और सिर्फ कन्वर्सेशन पे फोकस करता है, यानी डाटा की जो ब्रॉडर सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देता है और सिर्फ डाटा पे फोकस करता है। ये पहली लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है इसका।
डिसएडवांटेज आए तो भी लिमिटेशंस ही होती हैं उसका आंसर। फिर स्मॉल सैम्पल साइजेस होते हैं तो जनरलाइजेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम की कन्वर्सेशंस को ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा इन कन्वर्सेशंस में ऐसा ही होता है। फिर सब्जेक्टिविटी इन चूजिंग डाटा सेगमेंट्स, एक जो एनालिस्ट होता है वो खुद चूज करता है कि उसने किन कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करना है और कितना रिकॉर्ड करना है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा आपके पास नहीं आता बल्कि सब्जेक्टिव डाटा आता है, और साइंटिफिक स्टडीज आर सपोज टू बी ऑब्जेक्टिव। फिर ऑब्जर्वर इफेक्ट भी आता है कि अगर कोई इंसान, आप, अब जाहिर बात है एथिकल कंसिडरेशंस ये डिमांड करती हैं कि जब आप किसी की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करें तो उससे कंसेंट लें, उससे अप्रूवल लें कि वो राज़ी हो कि वाकई में उसकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जाए। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि कोई आपकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर वो नेचुरल नहीं रहती, आप कॉन्शियस हो जाते हैं बोलते हुए, आप एग्जैक्टली वैसे नहीं बोलते जैसे आप तब बोलते हैं जब आपको ये फीलिंग ना हो कि कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है। तो जाहिर बात है फिर वो जो ऑब्जर्वर इफेक्ट आ रहा है रिकॉर्डिंग की वजह से, तो फिर कन्वर्सेशन 100% नेचुरल नहीं रहती। फिर एथिकल कंसेंट्स भी हैं कि अगर आप कंसेंट नहीं लेंगे तो फिर वो एथिकल नहीं रहेगा, और अगर आप कंसेंट लेंगे तो फिर ऑब्जर्वर इफेक्ट आ जाएगा। तो ये लिमिटेशंस हैं किसके ऊपर, कन्वर्सेशन एनालिसिस के मेथड के ऊपर। देन सो आई होप ये यूनिट आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू समरी पॉइंट्स। So is it clear? Good. Okay, let's go through summary points and then questions. Language is essential for social interaction. People converse to perform various social functions. Sachs, Shegloff, and Jefferson found CA. CA focuses on turn-taking and sequential patterns. CA is data-centered and empirical. Ethnomethodology influences CA. CA reveals hidden structures of talk. देन क्वेश्चंस, व्हाट प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजीज डिफाइन सीए। तो इसमें पहले आपने कन्वर्सेशन एनालिसिस की थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है, फिर इसके प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजीज देनी है। इस बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं है बट यू कैन गेट देम फ्रॉम इंटरनेट। हाउ डू पार्टिसिपेंट्स मैनेज टर्न टेकिंग, अगेन टर्न टेकिंग की डेफिनेशन, और इसके बाद सारे वो स्टेप्स जो टर्न टेकिंग के लिए यूज़ होते हैं वो सारे आपने इसके आंसर में लिखने हैं। एक्सप्लेन एजेंसी प्लेयर्स पेयर्स विद एग्जाम्पल्स, इसमें आपने ना सिर्फ सारे पेयर्स लिखने हैं बल्कि उनकी एग्जाम्पल्स भी देनी है, यानी क्वेश्चन आंसर, ग्रीटिंग्स, इसी तरह से और कोई भी जितने पेयर्स आपने अभी स्टडी किए थे उन सब पेयर्स को भी लिखना है, साथ में उनकी आंसर में एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। व्हाट स्ट्रेंथ्स मेक्स ये अ पावरफुल रिसर्च टूल, तो इसमें आपने पहले सीए की डेफिनेशन देनी है और इसके बाद ये बताना है कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो हम ब्रीफली उसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी बताते हैं और फिर कंक्लूजन कर देते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो देन फोकस ओनली ऑन स्ट्रेंथ्स और एडवांटेजेस। देन व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ सीए एंड हाउ आर दे एड्रेस्ड, अगेन आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ब्रीफली आप उसकी एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ्स भी बता देंगे और कंक्लूजन दे देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है तो फोकस ओनली ऑन लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस। सो दैट वाज आवर यूनिट